हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषभ अग्रवाल। तो दोस्तों, बेस्ट एमसीक्यू सीरीज बहुत ही तगड़े लेवल पर चल रही है एंड आई होप आप सभी उस सीरीज में जो क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, वो क्वेश्चंस आप लोगों को काफी ज्यादा कंसेप्चुअल और आपकी समझ डेवलप करने में मदद कर रहे होंगे। तो मैं सभी के सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अलग जगह से, न्यूज सोर्स से हैंड पिक कर रहा हूं और जरूरत पड़े तो अपने आप से भी क्वेश्चंस डिजाइन कर रहा हूं। तो जो भी स्टूडेंट इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, मैं दावा दे रहा हूं कि 2023 में आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ही अल्टीमेट लेवल पे फायदा होगा, क्योंकि आजकल के क्वेश्चंस जो है वो एकदम न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं और स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं जिसमें कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो हमारे क्वेश्चंस भी बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर बेस्ड है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो इसके असाइनमेंट आप डाउनलोड करिए, फर्स्ट से लेके थर्ड तक, फोर्थ तक। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों मैग्नेटिक सर्किट का डिस्कशन। असाइनमेंट नंबर 4 मैग्नेटिक सर्किट का था, आज मैं आपको उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा था म्यूचुअल इंडक्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूला का। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहां पे पिक किया है। तो देखिए दोस्तों, सेल्फ इंडक्टेंस बोले या म्यूचुअल इंडक्टेंस बोले, निकालने का तरीका सेम है। तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम लिखेंगे सबसे पहले V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। हम सब जानते हैं यहां पे L भी हो सकता है और M भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है या म्यूचुअल इंडक्टेंस, बात सेम है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इंडक्टेंस बराबर आ जाएगा V इंटू डी टी अपॉन डी आई। मतलब हमें किसका पता होना चाहिए, वोल्टेज का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। टाइम और करंट तो हम लोगों को क्लियर ही है। तो वोल्टेज कैसे लिखते हैं, वोल्टेज बराबर लिखते हैं वर्क डन डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। चेंज इन वर्क डन अपॉन चेंज इन चार्ज। ऊपर है वर्क डन, या फिर इसको हम एनर्जी भी मान लेते हैं, वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये हो जाएगा दोस्त चार्ज। अब एनर्जी का क्या होता है, तो ये आप याद कर लीजिए, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन चार्ज का क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। तो यहां पे लिखेंगे इंडक्टेंस का क्या बन जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, चार्ज का हो जाएगा आई इंटू टी, टाइम का लिख देंगे टी, करंट हो जाएगा आई। यहां से जो भी कट पिट रहा है उसे निपटा दो। तो देखो टी से टी निपट गया, क्या आ जाएगा इंडक्टेंस का, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 आई की पावर -2। आई को हम ए भी लिख सकते हैं। तो क्या आंसर आ गया इस हिसाब से, तो सर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अगेन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए यहां पे आपको दिख रहा है। रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स लिंकेज विद रेस्पेक्ट टू यूजफुल फ्लक्स। तो देखिए यहां पे डायग्राम में यूजफुल फ्लक्स क्या है, जो यहां पे एयर में अवेलेबल है। टोटल फ्लक्स क्या है, इस कोर वाला फ्लक्स प्लस ये यूजफुल फ्लक्स। तो लीकेज फैक्टर एक डिफाइन होता है, जो कि होता है टोटल डिवाइड बाय यूजफुल। टोटल डिवाइड बाय यूजफुल का रेशियो। टोटल फ्लक्स ऊपर आता है, यूजफुल फ्लक्स नीचे आता है। टोटल वाला पूरे आयरन पाथ में है और यूजफुल वाला एयर गैप में है। यूजफुल वाला एयर गैप में, तो आयरन पाथ वाला डिवाइड बाय एयर गैप वाला। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, लगभग 1.1 से 1.25 होती है। इसको क्या कहते हैं हम, लीकेज फैक्टर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्लक्स लीकेज फैक्टर। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सिंपल क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, लेकिन यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फॉर्मूला भूल जाते हैं, वो है ना, ये वाला फॉर्मूला पता नहीं होता है उन्हें। क्या फॉर्मूला है, ससेप्टिबिलिटी, इसको हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब आई डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, समझे, ये फॉर्मूला होता है जिसको हम H से डिनोट करते हैं। आपको यहां पे देखिए क्या दे रखा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दे रखा है 0.078 और ससेप्टिबिलिटी भी दे रखी है। क्या निकालना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, मतलब
H निकालना है। तो देखिए H कितना आ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऊपर रहेगा 0.078, ससेप्टिबिलिटी नीचे आ जाएगा 0.0013। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 एम्पियर टर्न्स पर मीटर। H की यूनिट तो यही होती है, एम्पियर टर्न्स पर मीटर। तो आंसर इज ए। तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा ये जो फॉर्मूला है इसको अपनी कॉपी में लिख लेना है ढंग से, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यार देखो, ये तो बहुत ही सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है। चेंज इन करंट अगर आएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो वो क्या होता है, ईएमएफ के बराबर होता है। कैसे, E बराबर एल डी आई बाई डी टी। सबको पता है ये चीज, है ना। तो बस आपको चेंज इन करंट निकाल लेना है। चेंज इन करंट डी आई बाई डी टी क्या होगा, देखिए 2 एम्पियर है और चेंज होके -2 एम्पियर हो गया। 2 माइनस माइनस का 2 और टाइम कितना है भाई, 0.5 सेकेंड है सर। 0.5 तो ऊपर आएगा 4.5 आ जाएगा 8 एम्पियर पर सेकेंड। तो फिर वोल्टेज कितना इंड्यूस हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन भी 0.5 दे रखा है तो यहाँ पे एम भी लिख सकते हैं। तो 0.5 इंटू 8 मतलब 4 वोल्ट। बस आंसर आ गया 4 वोल्ट। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे आपको क्या क्या दे रखा है। देखिए एक सोलेनॉइड के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं और करंट की वैल्यू हमें पूछ रहा है, करंट हमें निकालना है। तो सोलेनॉइड क्या होता है, ये देखिए फिगर। कोई भी आयरन की रॉड के ऊपर कॉपर की वाइंडिंग जब कर देते हैं तो उसे सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे वाइंडिंग की गई है, इस सोलेनॉइड की लेंथ है L, ठीक है, और इस सोलेनॉइड का जो एरिया है वो एरिया होगा A। हमें एरिया से यहां पे मतलब नहीं है, हमें यहां पे मतलब है किससे, फॉर्मूला से, जो कि हमें करंट निकाल के देगा। करंट निकालने के लिए हमें एक रिजल्ट पता होना चाहिए। क्या, एक तो होता है B बराबर म्यू नॉट म्यू आर H। क्या ये सबको मालूम है, जी सर ये तो मालूम है। और एक और चीज मालूम होगी कि H बराबर होता है N इंटू आई अपॉन L। हाँ सर पढ़ा तो ये भी है। तो बस H की वैल्यू वहां उठा के रख दो, सीधा सीधा इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है तो आंसर आ जाएगा। तो B बराबर बनेगा म्यू नॉट म्यू आर N इंटू आई अपॉन L। तो हमेशा याद रखिए मेरे भाई, जब भी सोलेनॉइड की बात करें क्वेश्चन के अंदर तो आपको ये रिजल्ट यूज करना है। इसको भी कर सकते हैं अगर ये वैल्यू सिर्फ दे रखी है, या फिर इसको करना है। तो सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। बी की वैल्यू है 5 मिली टेस्ला, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। अब म्यू आर की वैल्यू क्या ले, तो पढ़ लेते हैं भाई, क्वेश्चन में दे रखी है क्या। तो देखो भाई, यहां पे क्वेश्चन में आपको 50 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है और सोलेनॉइड वगैरह के बारे में बोला है, और बी दे रखा है और एन दे रखा है, म्यू आर नहीं दिया। तो जब दिया नहीं है तो क्या अज्यूम कर लेंगे, म्यू आर को 1 ले लेंगे और एन हो जाएगा 300 इंटू करंट डिवाइड बाय आपकी लेंथ कितनी है सोलेनॉइड की, 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 इंटू 10 की पावर -2। तो दोस्तों मैंने इसकी कैलकुलेशन पहले से कर ली है जिससे समय ज्यादा ना लगे। तो आप लोग को मैं आंसर बता देता हूं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 6.63 एम्पियर। आप भी करके देख लीजिएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो याद रखिए यार, जब भी सोलेनॉइड की बात करें तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, B इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई अपॉन एल, ठीक है। चलिए यार, यहां पे गलती तो नहीं कर दी आप लोगों ने, है ना। यहां पे क्या बोल रहा है, अपोजिस करंट। अगर ऐसा बोलता अपोजिस करंट, जो करंट का अपोज करता है, तो करंट को अपोज करने वाला तो रेजिस्टेंस है, लेकिन यहां पे कह रहा है अपोजिस चेंज इन करंट। जब करंट चेंज होना चाह रही है उसका अपोज करने वाला कौन होता है, इंडक्टेंस। एंड कैपेसिटेंस क्या करता है, अपोजिस चेंज इन वोल्टेज। चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज में चेंज कैपेसिटेंस अपोज करता है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये इंडक्टेंस के फॉर्मूला पर बेस्ड है। अब इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंडक्टेंस के तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए भाई, एक फॉर्मूला तो सर इंडक्टेंस का ये होता है N इंटू फाई अपॉन आई।
एक फॉर्मूला इंडक्टेंस का ये भी होता है, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल, है ना। तो जब यहां पे टर्न्स की बात कर रहा है तो क्या हम इस वाले टर्न को लें कि इस वाले टर्न को लें? तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, देखिए यहां पे कॉइल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? कॉइल की। जब ये कॉइल वगैरह की बात करें तो कॉइल का लेंथ भी होगा, एरिया भी होगा, वो कॉइल किस मटेरियल की बनी है वो भी होगी। तो आपको हमेशा प्रैक्टिकली इंडक्टेंस का फॉर्मूला इसे कंसिडर करना है, समझे। अगर आप इसे कंसिडर करते हैं तो इंडक्टेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है। तो इस हिसाब से तो फिर N1 आपको कितने दे रखे हैं? N1 दे रखा है 600 टर्न्स दे रखे हैं, बिल्कुल। और फिर बोल रहा है कि 1/5 ऑफ द टर्न्स आर रिमूव्ड। मैं बोलूं 100 रुपए थे, 1/5वां हिस्सा आपने खर्च कर दिया, तो बचे कितने? तो 1/5 हो गया 20 रुपए, वो खर्च कर दिए तो 80 बचे। इसी तरीके से 600 थे, 1/5 रिमूव कर दिए, तो 600 में से उसका 1/5 रिमूव कर दिया, तो बचे कितने सर? 480 बच गए। ये तो 480 टर्न्स, समझे, 480 टर्न्स बचे, बस हो गया। तो इंडक्टेंस 2 L2 अपॉन L1 कितना हो जाएगा सर? ये तो N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बस हो जाएगा सॉल्व, 480 डिवाइड बाय 600 का होल स्क्वायर, 480 से 600 ये 8/10 जाएगा, तो 80/100 आ जाएगा, सॉरी 640/100 आएगा, 64/100 ऐसा आ जाएगा। और L2 अपॉन L1 की वैल्यू कितनी है दोस्त? सर 0.8, तो L2 कितना आ जाएगा? 64 होता है आई थिंक 512, 51.2, 0.512 हेनरी आ रही है ना। 0.512 हेनरी इज द करेक्ट आंसर, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। तो हमेशा याद रखें आपको प्रैक्टिकली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इंडक्टेंस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टी पे, कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में इनमें से क्या सही है। तो मैं कुछ आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूं पहले। देखिए अगर आप देखिए तो ये एक मैग्नेट है दोस्तों, है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इधर अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस इससे बाहर निकल रही है, नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही है और साउथ पोल में एंटर कर रही हैं। तो आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही हैं। तो नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। और इनसाइड क्या हो रहा है? देखो ऐसे जा रही हैं, ऐसे साउथ टू नॉर्थ जा रही है, यस। तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल हो जाएगा मेरे भाई कहां? इनसाइड द मैग्नेट। अंदर साउथ टू नॉर्थ, बाहर नॉर्थ टू साउथ। ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी क्या है कि हर एक लाइन एक क्लोज लूप बना रही है। देखिए ये क्या बना रही है? हर एक लाइन एक क्लोज लूप, ऊपर से चालू हुई फिर खत्म, फिर इस तरीके से क्लोज लूप बना रही है हर एक लाइन। तो ईच लाइन फॉर्म्स अ क्लोज लूप। लेकिन क्या दो लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट होंगी? कभी नहीं। तो लाइंस ऑफ फ्लक्स नेवर इंटरसेक्ट। अब देखिए ये क्या कह रहा है? दे अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। जी नहीं, लाइंस आपस में अट्रैक्ट नहीं होती, ये चीज गलत है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि नॉट ट्रू, तो आंसर यही हो गया। बाकी के स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। दे बिहेव लाइक ए स्ट्रेस्ड इलास्टिक स्ट्रिंग, बिल्कुल सही। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो एक इलास्टिक की तरह बिहेव करती है। फिर दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, सही बात है, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। और दे कैन पास थ्रू ऑल मीडिया, यस दे कैन पास थ्रू ऑल मीडिया। जब मैग्नेट रखी होती है तो मैग्नेटिक लाइंस हवा में भी बनती हैं, पानी में भी बनती हैं, कहीं पे भी बन सकती है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से भी जाती हैं, तो ऑल मीडिया से पास हो सकती है। लेकिन क्या वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं? नहीं, इट इज नॉट करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों एडी करंट लॉस का क्वेश्चन है। इसमें आपको एडी करंट लॉस का बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखिए क्या फॉर्मूला होता है। एडी करंट लॉस का फॉर्मूला होता है के ई इंटू मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, थिकनेस का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर।
ये है एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ एडी करंट लॉस। समझे? तो क्या आपको ये सारी वैल्यूज दे रखी है? दे रखी है। देखिए के ई आपको कितना दे रखा है, यहां पे लिख के सॉल्व कर लेते हैं। डब्ल्यू ई बराबर के ई इंटू मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर थिकनेस स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। देखिए के ई एडी करंट कोएफिशिएंट आपको दे रखा है 1, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी आपको दे रखा है दोस्तों 3, इसका स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50, 50 का स्क्वायर, थिकनेस आपको दे रखी है मेरे भाई 0.03, अच्छी बात है, मीटर में ही करके दे रखा है ऑलरेडी सब कुछ, उसका स्क्वायर इंटू वॉल्यूम दे रखा है 2 क्यूबिक मीटर। बस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप, आंसर आ जाएगा 40.5 वॉट। ये आ गया एडी करंट लॉस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए। चलिए हिस्टेरेसिस लॉस का भी आपको मैं बता ही देता हूं। हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है देख लो, तो दोनों ही रिवाइज हो जाएंगे। के एच बी एम की पावर 1.6 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर। ये है प्रॉपर फॉर्मूला फॉर हिस्टेरेसिस लॉस। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूला अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी आप उसे कह सकते हो। तो H निकालना है। H बराबर होता है N इंटू आई अपॉन एल। क्या नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं? जी हाँ, 50 टर्न्स। करंट दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है। निकालना है तो L निकालना है। क्या निकालना है? L। L कैसे निकालेंगे? देखिए L होता क्या है पहले आप वो समझिए। L क्या होता है? L होता है मीन लेंथ ऑफ फ्लक्स पाथ। जो भी रास्ता फ्लक्स ने ट्रेवल किया एक कोर के अंदर, उन सारी लेंथ का सम, उन सारी लेंथ को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, या आप टोटल लेंथ लिख लो जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। टोटल पाथ ट्रेवल बाय फ्लक्स, टोटल लेंथ ऑफ फ्लक्स है ना। मीन से आप वो एवरेज निकालने लग जाओगे, वो हटाओ। टोटल लेंथ ऑफ फ्लक्स पाथ ऐसा लिख लो। अब देखिए टोटल लेंथ क्या है, तो फ्लक्स भाई यहां भी ट्रेवल किया, फिर नीचे भी गया, और इस तरीके से यहां भी गया और यहां भी गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो देखो भाई ऊपर वाली जो डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर कितनी बार आई? 2 बार। 4 सेंटीमीटर भी कितनी बार आई? 2 बार। तो कितना हो जाएगा लेंथ? लेंथ हो जाएगा 15 + 4 × 2, 2 टाइम्स हुआ ना। बिल्कुल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ रेक्टेंगल है एक तरीके से ये। तो 19 × 2 38 आ जाएगा सेंटीमीटर, लेकिन हमें निकालना है 0.38 मीटर। ठीक है, तो लेंथ हो गया ये। H की वैल्यू निकाल दीजिए। H की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त यहां से? फिर सर H आ जाएगा N कितना है? 50 × 4/0.38। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, आई थिंक लगभग 526 एम्पीयर टर्न्स पर मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 526 एम्पीयर टर्न्स पर मीटर लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यार। ये क्वेश्चन तो एकदम मस्त क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसमें हमेशा भूलते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे होगा। तो आज मैं दोस्तों आपका इसका परमानेंट इलाज कर देता हूं कि अट्रैक्शन कब है और रिपल्शन कब है। देखो ये डायग्राम, इस डायग्राम में पहले वाले में आपको दिख रहा है कि एक करंट ऊपर जा रही है I1, दूसरी करंट भी ऊपर जा रही है I2। इस वाले डायग्राम में एक करंट ऊपर जा रही है I1 और दूसरी करंट नीचे जा रही है I2। समझे? तो फिगर 1 में दोनों सेम डायरेक्शन में, फिगर 2 में एक ऊपर और एक नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो भाई ये है लड़का और ये है लड़की। जब दोनों के दोनों भाई एक ही डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे तो आंखों से आंखें तो लड़ेंगी, और आंखों से आंखें लड़ेंगी तो क्या होगा? फिर आगे चलते चलते अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन। सिंपल सी बात है भाई, नेचुरल फिनोमेना, ह्यूमन टेंडेंसी है ना, मानवता की पहचान। ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो फिर आप सही नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है, आप थोड़ा अपना इलाज करवाइए। समझ गए? तो बेसिकली सेम डायरेक्शन में क्या होता है? अट्रैक्शन। एक सामने से आ रहा था, एक ऐसे जा रहा था, एक ऐसे आ रही थी, तो अट्रैक्शन मतलब कितनी देर आंखों से आंखें लड़ी? चंद सेकंड। इतने में तो भाई क्या पता, वो अपने रास्ते ही अपने रास्ते। तो फोर्स ऑफ
रिपल्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। और सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन। ये तो यार मामूली सी बात है, इसमें क्या याद करना? तो सिंपल सी बात है, कह रहा है कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। आंसर हो सीधे सीधे रिपल्सिव फोर्स। अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। अगर आपको इसमें फ्लक्स के अच्छी सी नॉलेज नहीं है फ्लक्स के बारे में, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, गलत करके आएंगे, समझ में ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। देखो मैं आपको बताता हूं, इसमें पढ़ो पहले। मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी डैश इफ द सरफेस एरिया वेक्टर ऑफ ए सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या कह रहा है। देखो मैं समझाता हूं, इस डायग्राम को देखो, इसी डायग्राम में इस पूरे क्वेश्चन का सार छुपा है। ये आपके पास क्या है? एक एरिया है, ये आपके पास एक एरिया है, पूरा एक सरफेस है। इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, ऐसे जा रही हैं, आपको दिख रहा है। तो एरिया जो, ये सरफेस जो है, इस पे एक वेक्टर लेते हैं हम, नॉर्मल वेक्टर। अगर सरफेस ऐसे है, मान लो इस तरीके से है सरफेस, तो इस पे नॉर्मल क्या होगा? ऐसे होगा, नॉर्मल ऐसे होगा। और अगर सरफेस ऐसे है, तो अगर इसको ऐसे कर दो तो नॉर्मल कैसे होगा? इधर की साइड होगा, ये नॉर्मल है। तो सरफेस का जो नॉर्मल है मेरे भाई, वो क्या है? ये रहा, ये नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल एरिया वेक्टर, ठीक है, ये ए वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड आपकी जा रही है ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? ये बन रहा है, ये बन रहा है एंगल। कितना एंगल है? थीटा एंगल है। तो अगर ऐसा होता है तो फाई कितना होता है? ये लिखा हुआ है b इंटू ए और कॉस थीटा। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है, क्या कह रहा है सर? पढ़ते हैं। इफ द सरफेस एरिया वेक्टर ऑफ अ सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो सरफेस एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है, और क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो फाई कितना आ जाएगा? बी ए कॉस 90, मतलब 0 आ गया, 0 वेबर। समझे? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आंसर इसका आ जाएगा ए। और पैरेलल होता तो क्या होता? अगर एंगल 0 होता, दोनों में सेम एंगल होता, सेम डायरेक्शन में, तो फ्लक्स होता मैक्सिमम। ठीक है, अब देखिए, ये फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया कि दो पैरेलल में कंडक्टर्स है, तो करंट क्या होगा? मतलब बीच में जो अगर बीच में एक कंडक्टर और रख दे तो फिर क्या होगा? देखिए पढ़िए, टू पैरेलल वायर्स डी डिस्टेंस पर है, दोनों में करंट आई जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये याद रखें। और मैग्नेटिक फील्ड एक लाइन के अलोंग क्या होगा? एंड मिडवे बिटवीन देम। मतलब अगर दो कंडक्टर से आपके पास ऐसे पैरेलल में सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है, I1 और I2, तो फिर इनके बीच में हमें एक और कंडक्टर लगाना है। तो हम लगा देते हैं इनके बीच में एक और कंडक्टर को। ये लीजिए, बीच में एक और कंडक्टर आ गया। तो अब देखिए, अगर मैं इधर देखूंगा, इस वाले से देखूंगा, तो आपको यूज करना है दोस्त राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करना है? राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि अंगूठे को तो कर लो करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा ऊपर की तरफ, और उंगलियां घूमेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो भाई ऊपर अंगूठा, उंगलियां घूमी ऐसे, तो जब इस वाले को पकड़ के चल रहे हैं, इस वाले को पकड़ के चल रहे हैं, तो उंगलियां इधर की साइड जा रही हैं। अगर राइट साइड में देखेंगे, देखो इस पहले वाले कंडक्टर की एक तो लेफ्ट साइड है, इसको पूरा मैं हटाता हूं, रुक जाओ एक सेकेंड, तो कंफ्यूज हो रहे हैं, यहां से आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए एक और बार बताता हूं, ठीक है, आराम से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ये है हमारा पहला कंडक्टर और ये है हमारा दूसरा कंडक्टर। पहले कंडक्टर की एक साइड है लेफ्ट, दूसरी साइड है राइट। तो पहले कंडक्टर की करंट ऊपर है, उंगलियां घूम रही है ऐसे, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। कहां जा रही है? अंदर। अगर अंदर जा रही है तो किससे लिखते हैं मेरे भाई? सर क्रॉस से लिखते हैं। अरे ये कंडक्टर ही मिट गया हमारा, कोई बात नहीं, फिर से बना देते हैं। ये लीजिए, तो राइट साइड में कहां जा रही है उंगलियां? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर, तो क्रॉस से। और दूसरे कंडक्टर के लेफ्ट में क्या हो रहा है? बाहर आ रही है, तो बाहर आ रही है तो डॉट।
सेम फ्लक्स अंदर जा रहा है, सेम फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो भाई दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, तो रिजल्टेंट क्या आ गया? जीरो। तो बीच वाले कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी दोस्त? जीरो हो जाएगी हमेशा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए एक और बढ़िया चीज, क्यों हम मैग्नेटिक सर्किट में एयर गैप का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या होता है, कोई भी चीज की अति ना हमेशा उसको दिक्कत पैदा कर देती है। आपको खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपके सामने आपकी फेवरेट डिश है पाव भाजी। अब आपके सामने 2 पाव आए, 4 पाव आए, 10 पाव आए, आपने खा लिया, हो गया। लेकिन आपके सामने 40 पाव आ गए और आपने खाने की कोशिश करी, तो क्या हो जाएगा? सैचुरेशन आ जाएगा आपके पेट का और आपकी हेल्थ का। समझ गए? तो बेसिकली कोई भी चीज बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसे कहते हैं सैचुरेशन। किसी भी कोर के अंदर, आयरन की कोर के अंदर फ्लक्स अगर बहुत ज्यादा हो गया तो वो सैचुरेशन स्टेट में चली जाती है। तो हम ऐसा नहीं चाहते। ठीक है, तो फिर क्या करें? हमें क्या करना पड़ेगा? उस चीज को कम करना पड़ेगा। अब कम कैसे करें? तो फ्लक्स का प्रतिद्वंदी कौन है? जो फ्लक्स को मारता है, फ्लक्स को विरोध करता है, फ्लक्स का अपोज करता है, वो तो है रिलक्टेंस। करंट को अपोज करने वाला रेजिस्टेंस, फ्लक्स को अपोज करने वाला रिलक्टेंस। बिल्कुल सही बात। तो रिलक्टेंस कब इंक्रीज होगा? जब एयर गैप आएगा, बस। तो सिंपल सी बात है, एयर गैप प्रोपोर्शनल होता है रिलक्टेंस के, और रिलक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, है ना? यस सर, रिलक्टेंस होता है mmf/1 फ्लक्स फाई के। सो अगर देखा जाए इन दोनों से, तो जो फ्लक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एयर गैप के। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने एयर गैप इंक्रीज किया तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? सैचुरेशन में जाने से बच जाएगा। तो एयर गैप क्यों इंसर्ट करते हैं सर्किट में? सैचुरेशन से बचाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो अलग अलग एलिमेंट्स दे रखे हैं, अलग अलग मटेरियल है। तो भाई आपने सुना होगा फेरो, पैरा, डाया। तो ये 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल है, होते तो 2 और हैं। तो देखिए ये एक ऐसा जबरदस्त चार्ट है जिससे आपके जाने कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे। एग्जाम्पल वाले सारे क्वेश्चन एक ही बार में खत्म। तो हमेशा याद रखें, यहां पे रिपेल की बात कर रहा है, और रिपेल होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल से। डायामैग्नेटिक मटेरियल से, समझे? डायामैग्नेटिक मटेरियल से रिपेलिंग होती है। तो हमें देखना है डायामैग्नेटिक के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो मैं आपको बता देता हूं। आपको सबसे पहले याद रखना है सोना, चांदी, तांबा, हीरा। अरे क्या 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 सर, क्या सर? अरे भैया डायामैग्नेटिक में सबसे पहले आपको याद रखना है सोना, चांदी, तांबा और हीरा। बोले तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड डायमंड। ये हो गए आपको डायामैग्नेटिक के मटेरियल्स याद, सबसे कॉमन वाले। और एक और एक्स्ट्रा होता है भाई वाटर, सबसे कॉमन होता है वाटर, समझे? इसी तरीके से पैरामैग्नेटिक के आप याद रख सकते हैं, 2 सबसे कॉमन होते हैं मेरे भाई। एक तो एल्यूमिनियम, कॉपर ऊपर आ गया तो एल्यूमिनियम नीचे आता है, और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। और भी एग्जांपल से देखिए, यहां पे पैरामैग्नेटिक में एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, लेकिन इसके साथ एक और महंगा धातु जुड़ जाता है जो कि है प्लैटिनम। प्लैटिनम आ जाता है नीचे एल्यूमिनियम के साथ। प्लैटिनम भी सिल्वर कलर का होता है, एल्यूमिनियम भी सिल्वर कलर का होता है। तो ऐसे याद रख सकते हो, प्लैटिनम, एल्यूमिनियम। ठीक है, और प्लैटिनम भी है, सोडियम, टिन, हाइड्रोजन, ये सब पैरामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक में कॉपर है, गोल्ड है, सिलिकॉन भी है, सिलिकॉन है ना? सिलिकॉन है इसमें, मरकरी, बिस्मुथ, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ग्रेफाइट और वाटर तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल से आप ध्यान देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं इसको। और आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तो सबको पता है फेरोमैग्नेटिक होता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिपेल है कॉपर। डायामैग्नेटिक के आइटम्स रिपेल करते हैं। बाकी के तीनों क्या दे रखे हैं? देखिए आयरन, कोबाल्ट, स्टील, ये सब तो फेरोमैग्नेटिक है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट वाले हैं। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपको दे रखा है एयर कॉइल के अंदर 10 की पावर -2 और फिर कास्ट आयरन डाल दिया तो परमिबिलिटी 100 है, तो फ्लक्स डेंसिटी कितना चेंज होगा? तो सबको पता है B बराबर म्यू नॉट म्यू आर एच होता है, बिल्कुल होता है। तो फ्लक्स डेंसिटी रिलेटिव परमिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फ्लक्स डेंसिटी एयर में अपॉन फ्लक्स डेंसिटी आयरन में इक्वल्स टू रिलेटिव परमिबिलिटी एयर की डिवाइड बाय रिलेटिव परमिबिलिटी आयरन की। क्वेश्चन खत्म। तो भाई एयर की फ्लक्स डेंसिटी कितनी हो जाएगी सर? 10 की पावर -2 दे रखा है। आयरन की वो तो निकालना है। परमेबिलिटी एयर की कितना सर? 1 और आयरन की 100 दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, 100 का 10 की पावर -2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सर? ये तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। बस हो गया खेल खत्म क्वेश्चन का। इतना सिंपल क्वेश्चन है यार, डी। चलिए तो देखिए दोस्तों, ये एक इतना बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। मैं अभी आपको इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा और आपको एकदम 100% समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक रिंग है, रिंग है ना, वो जो हाथ में पहनाते हैं वही वाली रिंग, समझ गए? वो रिंग दीवार पे लटकी है और दीवार पे लटकी और उसको एक मैग्नेट अप्रोच कर रही है। तो जब उसको एक मैग्नेट अप्रोच करेगी तो क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो रिंग के पास जब मैग्नेट आएगी तो देखिए कैसे दिखेगा। रिंग है, ये रही भाई, ये पूरी एक रिंग है, दिख रही है इधर, ठीक है? ठीक है सर, ये एक रिंग है, मान लीजिए ये रिंग है। बहुत ही बढ़िया है कि नहीं? हाँ सर है, रिंग है। अब ये रहा आपका मैग्नेट, ये रहा आपका मैग्नेट। मान लीजिए पहले मैग्नेट यहां था, पहले मैग्नेट यहां था, तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस निकल रही थी, ऐसे ऐसे निकल रही थी। पहले मैग्नेट यहां था, तो जब पहले मैग्नेट यहां था तो कितना फ्लक्स उससे टच हो रहा है? कुछ भी नहीं। लेकिन अब मैग्नेट यहां पहुंच गई है तो फ्लक्स में चेंज आया, बिल्कुल आया। तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो क्या रिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा? हो जाएगा। फैराडे लॉ क्या कहता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया और ये क्लोज्ड है तो इसमें करंट भी फ्लो होने लगेगी। क्या फ्लो होने लगेगी? करंट फ्लो होने लगेगी। अब करंट किस डायरेक्शन में होगी वही पता करना है। एक चीज समझो, फैराडे बाबा के साथ साथ क्या चलता है? लेंज बाबा का भी दिमाग चला और उन्होंने क्या कहा कि भैया जो भी कॉज है उसका हमेशा एक इफेक्ट होगा और वो उसका अपोज करेगी। इफेक्ट अपोजेस कॉज। फ्लक्स की वजह से ईएमएफ आया और करंट फ्लो हुई, तो वो करंट क्या करेगी? अपने फ्लक्स का अपोज करेगी। सिंपल सी बात है। मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से करंट आ रहा है वो किस डायरेक्शन में है सर? वो तो इसी डायरेक्शन में है, ऐसे है ना मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये रही, तो वो तो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। लेकिन जो करंट की वजह से फ्लक्स आएगा, इंड्यूस्ड फ्लक्स, वो किस डायरेक्शन में होगा? इसका अपोज करेगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इंड्यूस्ड फ्लक्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। यहां से आ रहा था, इंड्यूस्ड यहां है, बस खेल खत्म। अब क्या बचा? करंट की डायरेक्शन निकाल लो। कैसे? फ्लक्स इस डायरेक्शन में चाहिए तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल का, राइट हैंड में आपका थंब इधर चला जाएगा, राइट हैंड ऊपर करो, थंब जाएगा इस डायरेक्शन में, तो आपकी वायरिंग कैसे लपेटेगी? ऐसे पीछे से आएगी और इस तरीके से लपेटेगी, मतलब यहां की तरफ जाएगी ऐसे। जब इसी तरीके से पकड़ेंगे इसको तभी तो फ्लक्स इस डायरेक्शन में जा पाएगा। यस, तो आप यहां पे खड़े होकर देख लीजिए आराम से, यहां पे खड़े हो जाइए और तिरछी निगाह से देखिए। जब आप यहां से देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको दोस्त? यहां से दिखेगा आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, देखिए ऐसे। आप ऐसे खड़े होकर देखेंगे तो क्या दिखेगा सर? एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, समझे? तो करंट क्या हो जाएगी दोस्त? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। इसके और भी केसेस बन सकते हैं, आप ट्राई करिएगा। मैं चाहूंगा कि आप जरूर घर पे ट्राई करें और मुझे बताएं कि सर मेरा आंसर सही आया है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? चलिए अब देखिए, हाँ इसका एक केस आप कर सकते हैं। नॉर्थ पोल की जगह मान लीजिए अगर साउथ पोल इसके पास में आया, साउथ पोल इसके पास में आया, तो आप मुझे बताइएगा क्या होगा, ठीक है? चलिए अब ये क्वेश्चन भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। हिस्टेरेसिस फिनोमेना कैसा फिनोमेना है इन द मैग्नेटिक सर्किट? इसमें कौन किसको लैग करता है? एच बी को, बी एच को, कौन किसको लैग करता है?
देखिए सबसे पहली बात तो हिस्टेरेसिस का मतलब ही होता है टू लैग बिहाइंड। इसका मतलब क्या है? पीछे चलना। हिस्टेरेसिस का मतलब ही होता है पीछे चलना। अब कौन किसके पीछे चल रहा है? तो यार देखो सिंपल सी बात है, तुमने एच को यहां बढ़ाया, ये कर्व भी यहां पहुंच गया, यहां से चालू हुआ यहां पहुंच गया, ठीक है। अब तुमने एच को घटाया, वापस घटाया, तुम एच को यहां ले आए, लेकिन ये कर्व घट घट के कहां पहुंचा? केवल यहीं तक आ पाया। तुम तो वापस जीरो पे आ गए, लेकिन कर्व केवल यहीं तक आ पाया। क्या ये बी की वैल्यू जीरो हो पाई? नहीं हो पाई। मतलब अपना एच आगे आगे चल रहा है और बी उसके पीछे पीछे रह गया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ऐसे देख लो, नीचे भी देख लो यहाँ पे कि अगर तुम यहां तक पहुंच गए अब नेगेटिव में, यहां से चलना तुमने स्टार्ट किया, तो तुम्हारा कर्व भी यहां पहुंच गया, नेगेटिव पे पहुंच गया। अब तुम वापस जीरो पे आ गए, लेकिन ये कर्व कहां गया? केवल यहां से यहीं तक रह पाया। तो तुम तो वापस आ जा रहे हो, एच तो वापस आ जा रहा है, लेकिन बी क्या हो जा रहा है? पीछे रह जा रहा है। तो बी हमेशा लैग करता है। बी क्या करता है? लैग, एच को लैग करता है। बी लैग्स बिहाइंड एच। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ ए 100 टर्न कॉइल इज दिस। फ्लक्स का इक्वेशन दे रखा है आपको, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। टी क्यूब माइनस 2t मिली वेबर, मतलब 10 की पावर -3 वेबर। ठीक है, यस सर फ्लक्स हो गया। टर्न्स है आपके 100 मेरे भाई, टर्न्स कितनी है? 100 टर्न्स है। ठीक है सर, तो फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। सबको पता है ईएमएफ क्या होता है सर? एन डी फाइव बाई डी टी होता है। अब देखिए क्या कैसे करेंगे। एन हो गया 100, चेंज इन फ्लक्स आपको निकालना है डी फाइव बाई डी टी, तो उसको निकाल लेते हैं यहां से। डी फाइव बाई डी टी कितना हो जाएगा सर? 3t स्क्वायर माइनस का 2। डिफरेंशिएशन कर दिया सिंपल, 10 की पावर -3, तो रख दीजिए 100 इंटू 3t स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 10 की पावर -3। अब आपको और क्या चाहिए सर? टाइम t का 2 सेकंड पे निकालना है, तो रख दो भाई। 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 की पावर -3। 4 दिया 12 माइनस 2 10, तो 1000 इंटू दिस, ये तो 1 वोल्ट आ गया। वाह क्या बात है, 1 वोल्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहां पे कह रहा है कि इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आपका 0.7 हेनरी है। कितना है? 0.7। तो यहां से देखिए इक्विवेलेंट क्या निकलेगा? इन दोनों का पैरेलल हो जाएगा, इसके साथ सीरीज हो जाएगा। तो 0.5 प्लस L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2 बराबर 0.7। तो L1 इंटू L2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2 कितना आ गया? 0.2 आ गया। क्या आपको L1 L2 में रिलेशन दे रखा है? बिल्कुल, देखिए ये रिलेशन दे रखा है। तो कितना आ जाएगा? 2L2 इंटू L2 अपॉन 3L2 बराबर 0.2। यहां से आप आलतू चलालतू आई वाला को टालतू करेंगे तो L2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। कितना निकलेगा मेरे भाई? 2L/3 इक्वल टू 0.2। 2L/3 इक्वल टू, निकाल ही लेते हैं यार, 2L2/3 इक्वल टू 0.2। तो L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.3 हेनरी आ जाएगी। और ये आ गया तो L1 बराबर 2L2 है, तो ये आ जाएगा 0.6 हेनरी। बस, तो L1 0.6, L2 0.3, ये आ गया आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, ये रिलेशन भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, कौन किस में क्या होता है। तो हमेशा याद रखिए, मैं आपको 3 कनेक्शन बता देता हूं। अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो उसमें क्या रिलेशन होता है मेरे भाई? रेजिस्टेंस में होता है आर डेल्टा बराबर 3 टाइम्स ऑफ आर स्टार। डेल्टा का रेजिस्टेंस स्टार के 3 गुना होता है। ठीक है, अगर आप इंडक्टेंस की बात करोगे तो वो भी रेजिस्टेंस जैसा ही होता है, एल डेल्टा बराबर 3 टाइम्स ऑफ एल स्टार। लेकिन अगर आप कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो मेरे दोस्त कहानी चेंज हो जाती है। कैपेसिटेंस में क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस में तो सर स्टार वाला कैपेसिटेंस 3 टाइम्स होता है डेल्टा वाले के। ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहां पे क्या दे रखा है?
तीन इंडक्टर्स है 60 मिली हेनरी के डेल्टा में, मतलब तीन इंडक्टर्स ऐसे लगे हुए हैं डेल्टा में 60 मिली हेनरी के, तीनों इंडक्टर है 60 60 60। आपको क्या निकालना है? द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ ईच आर्म इन स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में क्या हो जाएगा? तो एल स्टार कितना होता है? एल स्टार होता है एल डेल्टा बाय 3, एल डेल्टा बाय 3। तो बस कितना आ जाएगा? 20 मिली हेनरी। सीधा सा क्वेश्चन है, 1 सेकंड का क्वेश्चन, 20 मिली हेनरी भाई। ठीक है, चलिए, ये अभी तक का पूछा गया मैग्नेटिक सर्किट का टॉप 10 क्वेश्चंस की लिस्ट में आता है, जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए अभी तक के क्वेश्चन। और मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन डाउट में रहता है। आज मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाता हूं और आपको मजा आ जाएगा। देखिए भाई, आप सब जानते हैं कि अगर एक सोर्स यहां लगाए तो यहां करंट फ्लो करेगी, और यहां करंट फ्लो करेगी तो एक वोल्टेज तो यहां पे इंड्यूस होगा, दूसरा वोल्टेज म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से यहां पे आएगा। इसको मान लीजिए V1, इसको मान लीजिए V2। जो V1 वोल्टेज होगा वो होगा सेल्फ वोल्टेज, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से आया है ना, क्योंकि सेम वाइंडिंग में, तो वो आएगा L di/dt। हाँ या ना? सही बात। तो कितना है V1? देखिए V1 हो जाएगा, देखिए यही वोल्टेज तो है V1, 100 वोल्ट, सेम ही तो है। तो 100 इक्वल्स टू L 100 मिली हेनरी इंटू di/dt। तो di/dt की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? यहां से di/dt आ गया सर 1000 एम्पियर पर सेकेंड। हाँ या ना? ठीक है सर, क्योंकि ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 की और -3 इधर गया, di/dt 1000 एम्पियर पर सेकेंड आ गया। अब क्या करें इसका? अब भाई तुम्हें पता है, जब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है, तो वोल्टेज तो सेकेंडरी में भी आएगा, इंड्यूस होगा, बिल्कुल होगा। कितना होगा? तो वही तो बस मेन चीज है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो इसको देखिए ध्यान से, अगर आपने गौर कर लिया तो मजा आ जाएगा। देखिए ये 100 वोल्ट है, ये प्लस है, ये माइनस है। अगर आपने ऐसे केवीएल लगा दिया, ये देखो, ये केवीएल आपने लगा दिया तो बस खेल खत्म। केवीएल अगर आपने लगाया मेरे भाई, तो आपने पहले माइनस के 100 वोल्ट से स्टार्ट किया, फिर आपने प्लस का 70 पकड़ा, जो भी पोलैरिटी पहले आती है मैं उसको लिख लेता हूं, यहां पे माइनस से चालू किया तो -100, फिर आप ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए तो प्लस आया, फिर तो प्लस का 70, और फिर यहां पे घूम के इधर आ गए तो प्लस का V2 बराबर 0। बोलो 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 बोलो, अरे वाह सर वाह, खेल गए। यही था बस इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 वोल्ट आ गई। V2 की वैल्यू आ गई मेरे भाई 30 वोल्ट। अब आप सब जानते हैं V2 क्या है? सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा? V2 बराबर M di/dt। 30 बराबर M di/dt है 1000, M की वैल्यू आ जाएगी 30/1000, मतलब 30 मिली हेनरी। 30 मिली हेनरी है कोई ऑप्शन? अरे वाह सर वाह, गजब ही ढा दिया आपने तो। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके सर। चलिए अगला क्वेश्चन, हिस्टैरिसीस लूप का एरिया क्या मेजर करता है? तो भैया इस पे तो न्यूमेरिकल भी आ चुका है एसएससी जेईई में और बहुत सारे एग्जाम में। ये है आपका हिस्टैरिसीस लूप। ये देखिए, ये वाला है हिस्टैरिसीस लूप आपका, ये पूरा हिस्टैरिसीस लूप है। तो जब आप इस पूरे के पूरे हिस्टैरिसीस लूप को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 साइकिल निकालना होता है हमें। कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी एक साइकिल को पूरा कंप्लीट करने में? वो बराबर होता है इस हिस्टैरिसीस लूप के एरिया इनटू कोर की वॉल्यूम के। कौन सी कोर? अरे भैया, जिस कोर पे आपने ट्रांसफार्मर, मतलब जिस ट्रांसफार्मर में आपने जो कोर यूज किया वो वाली कोर। और कौन सी कोर? उसी का तो हिस्टैरिसीस लूप है ये, एसी किसी मैग्नेटिक मटेरियल का। तो सिंपल सी बात है, एक साइकिल में एनर्जी कंज्यूम कितनी? एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी एरिया इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर। और पावर लॉस क्या होगा? पावर लॉस हो जाएगा एनर्जी इंटू टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, पावर लॉस सॉरी एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी है ये, और 1 अपॉन टाइम कितना हो जाएगा? 1 अपॉन टाइम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। देखो 1 अपॉन टाइम है ना ये,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, इसको लिख सकते हैं एनर्जी इंटू फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी की वैल्यू क्या थी, ये थी, इंटू फ्रीक्वेंसी कर दोगे तो पावर लॉस आ जाएगा एक साइकिल में। तो आपसे तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप क्या बताता है, तो एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप मेरे दोस्त बताता है एनर्जी लॉस पर साइकिल, एक साइकिल में कितना एनर्जी लॉस हुआ है, आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सोचने वाला। आप बस में जा रहे हैं, है ना, नहीं बस में आप नहीं जा रहे, किसी और को बैठाते हैं। ये देखिए, ये जो मैडम जी हैं, इनने अभी नई नई ड्राइविंग करना सीखी है। तो भाई एक दिन तो ये क्या था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। जब इनके हस्बैंड ने इनको नाश्ता बना के दिया तो ये अच्छे मूड में थी, इन्होंने ड्राइविंग की सीट बेल्ट पहनी थी, फिर एकदम से इनको ब्रेक लगाना पड़ गया, तो ड्राइविंग की सीट बेल्ट, जो ये सीट बेल्ट है, ड्राइविंग सीट बेल्ट, उसने इनको बचा लिया और ये जस्ट थोड़ा सा ही आगे आ पाई। लेकिन एक दिन इनका मूड बहुत खराब था, बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, लड़ाई जो हुई थी, तो एक दिन ये सीधे के सीधे निकल चली, है ना, हैवी ड्राइवर बनने। और उसके बाद जैसे इन्होंने लगाया ब्रेक तो इनका जो भी है आपके सामने है, ठीक है। इसे कहते हैं मेरे दोस्त इनर्शिया। ये तो मूव कर रही थी कांस्टेंट गति से, कांस्टेंट गति से जा रही थी भयंकर लेवल पे, स्पीड पे, तो एकदम से इनकी बॉडी भी मूविंग स्टेट में थी। लेकिन अब इन्होंने क्या लगाया, ब्रेक लगाया। ब्रेक किसको लगाया, नीचे वाली बॉडी जो है, बॉडी का वेस्ट का नीचे वाला तो गाड़ी के संपर्क में, वो रुक गया, लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी मूविंग स्टेट में ही है, वो एकदम से ऐसे आ गया। तो इनर्शिया क्या करता है, अपोज करता है किसका, चेंज इन कंडीशन का। अगर कोई मूविंग सिस्टम है तो उसको मूविंग ही रखना चाहता है, कोई रुका हुआ सिस्टम है तो उसे रुका हुआ ही रखना चाहता है, मतलब अपोज करता है। इसी तरीके से भाइयों हमारा इंडक्टेंस भी है। इंडक्टेंस भी क्या करता है, अपोज करता है किसका, करंट का, नहीं, चेंज इन करंट का। करंट अगर सडनली चेंज होना चाहती है तो उसको चेंज नहीं होने देता। इसीलिए याद रखो कि इलेक्ट्रिकल इनर्शिया और जो इंडक्टेंस है वो एक दूसरे के एनालॉगस माने जाते हैं, है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया सर, वाह। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी कंडक्टर है, कोई भी एक कंडक्टर, इसमें करंट अगर फ्लो कर रही है, उसको ले जाके किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, उस पे फोर्स लगेगा। कितना लगेगा वही निकालना है। क्या कह रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो। तो देखिए भाई, ये आपके पास क्या है, एक अरेंजमेंट दे रखा है। इसमें ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, देखिए ये बैटरी लगी हुई है, इसके थ्रू करंट फ्लो हो रही है इसमें। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अगर ये कंडक्टर इसके पैरेलल आ जाए, पैरेलल आ जाए मतलब एंगल कितना हो जाए, दो चीजें पैरेलल होती है मतलब एंगल उनके बीच में 0 डिग्री होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, BIL sin थीटा। और पैरेलल का मतलब क्या होता है, एंगल 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री हो गया तो साइन थीटा भी 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री हो जाएगा मतलब 0 हो जाएगा, तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0। सिंपल सी बात, आंसर इज A, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एक मैक्सवेल की कीमत तुम क्या जानो बाबू, जो भी तो आपका नाम हो। तो 1 मैक्सवेल की कीमत आप क्या जानो। तो भाई आज के बाद याद रखना, एक मैक्सवेल जो होता है वो होता है 10 की घात -8, 10 की पावर -8 वेबर्स। तो एक वेबर कितना हो जाएगा, एक वेबर कितना हो जाएगा, 1/10 की पावर -8 मैक्सवेल, मतलब 10 की पावर 8 मैक्सवेल। 1 वेबर इज दिस। तो ऊपर वाला भी याद रखना है और नीचे वाला भी याद रखना है, कौन किसमें, एक याद है तो फिर दूसरा तो याद ही है। आप ऐसे याद रख लो, एक वेबर मतलब 10 की पावर 8 मैक्सवेल, या फिर कोई भी मैग्नेट से कितनी मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, नंबर ऑफ लाइंस, वो फ्लक्स बताता है। क्या बताता है, फ्लक्स। तो एक वेबर में, एक मैग्नेटिक फ्लक्स में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं, 10 की पावर 8 लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप याद रखिए, एक वेबर में 10 की पावर 8 मैग्नेटिक लाइंस होती है, समझे।
तो फिर मैक्सवेल हो जाएगा 10 की पावर माइनस से। पूछा ये गया था, आंसर इज ए। इसके बाद कोई क्वेश्चन? जी नहीं। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारे सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आए हों, और अगर आपको ये वीडियो और इसका जो सॉल्यूशन है और जो मेरा टीचिंग स्टाइल है, अगर कुछ भी आपको अच्छा लगता है भाई इस क्लास के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और जितना चाहे उतना शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलूंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक में। इसी तरीके से हम क्वालिटी कंटेंट को सर्व करते रहेंगे आपको, मेरा आपसे वादा है। बस आप इस चैनल के साथ एक बार जुड़े रहिए और अपकमिंग एग्जाम्स में आप फतेह जरूर करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू।